हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खैर आज की मैं वीडियो लेकर आई हूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और ये है मेजर गौरव आर्या जी की ऑन दिशा टाइप ड्रामाज इन्वायरमेंटल लिस्ट कंस्पायरेसी अगेंस्ट इंडिया। और आज तो वैसे दो वीडियोस आ गई हैं मेजर साहब की, तो आई वाज थिंकिंग कि हमें कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, बट मैंने पार्ट 1 जो है जो डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियो है वो हमने अपलोड कर दी है साइमा पिज़्ज़ा द रिएक्शन पर। अगर आपने नहीं देखी है तो लाजमी जाकर देखें। एंड द अदर वीडियो अब जो कि आ गई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो होने वाली है। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ये दूसरी वीडियो है, उसका पार्ट 2 नहीं है, ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो की तरफ चलते हैं और रिएक्शन देते हैं। देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट, हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई ना कोई इन्वायरमेंट की बात कर रहे होंगे, इकोलॉजी की बात कर रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे होंगे, मगर वो टूल किट फैला रहे हैं और आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। ग्रेटा के साथ भी, ग्रेटा वो बच्ची है जो शायद स्कूल भी नहीं जाती। हम समझ नहीं सके कि साइंस के बारे में उसकी कितनी बड़ी नज़र है ग्रेटा की, लेकिन वो दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के और ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बताती हैं। भारत में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन बहुत वीक है, लेकिन बाहर ये कुछ एक्टिविस्ट जो पता नहीं किस बात का रूप धारे हुए हैं, ये सब के सब अपोजिशन बाहर ही कर रहे हैं। इस सब मुद्दों पे आज बातचीत होगी हमारे वीकली शो में बहुत ही बढ़िया कमेंटेटर मेजर गौरव आर्या भाई से। आर्या भाई, मैंने कहा कि अपोजिशन पार्लियामेंट में तो हमें नज़र नहीं आती, बाहर ही उसका ये शोर होता है। ये चंद एक्टिविस्ट आते हैं, कोई शाहीन बाग की शक्ल में, कोई पार्लियामेंट पे अटैक करता है और फिर कोई जो है वो एकदम से इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाता है और कहता है कि मैं फ्री स्पीच नहीं मिल रही। भाई उनसे ये पूछें कि ये टूल किट तो इन्वायरमेंटल का इशू नहीं था, ये क्या सारा खेल है? ताहिर साहब, पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट करा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। देखिए ना, ये कोई एनवायरमेंट का लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग अक्सर फिल्मों में देखते हैं ना, कोई जासूस है, कोई जेम्स बॉन्ड कहीं पे जाता है जासूसी करने के लिए, कोई भी जासूस जाता है, कोई भी किरदार लेने, कैरेक्टर लेने, तो उसका एक कवर आइडेंटिटी होती है। वो कभी बिजनेसमैन बन के जाता है, कभी कुछ पायलट बन के जाता है, कुछ बन के जाता है। तो ये लोग जो इनका भी है। अब ये लड़की है दिशा रवि, मुझे तो लगता है कि अभी बच्ची है 21-22 साल की। तो अब इसने एनवायरनमेंट के बारे में क्या करा है, जो आज लोग कहते हैं ना कि ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। इसने क्या करा है? इसने कोई पेपर लिखा है, इसने कुछ इसके बारे में जागरूकता दिखाई है, इसने कोई बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं इसके बारे में, इसने कुछ करा है। ये आप ये देखिएगा कि कभी भी ये लोग ऐसी चीजें जरूर बोलेंगे। ऐसा अब आज से हिंदुस्तान में कुछ 10-15 साल पहले किसी को यह भी नहीं था पता कि एक्टिविस्ट एक प्रोफेशन है। मुझे तो अभी पता लगा हफ्ता भर पहले कि ये भी साहब अपने आप में एक प्रोफेशन है, इसमें पैसे मिलते हैं। ये भी एक चीज है, जैसे कि डॉक्टर है, जैसे कि इंजीनियर है, जैसे कि वकील है, जैसे कि टीवी एंकर है, टीवी होस्ट है, वैसे ही एक्टिविस्ट भी एक चीज है साहब। वो भी तो बाप बोल लेंगे बच्चों को बड़ा होकर कि बेटा एक्टिविस्ट बनना, क्योंकि उसमें पैसे बढ़े। बहरहाल, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, साफ सीधी बात है कि ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इंडिया में साहब। पहली चीज, बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से फंडेड है। अब आप देखिए, इंडिया के एक कोने में ग्रेटा थनबर्ग इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। ठीक है, वो स्कूल नहीं जाती, जैसा आपने बोला, बिल्कुल ठीक बात है, स्कूल नहीं जाती। हम तो चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, और वैसे ही इंडिया में अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके तहत ही अगर ये पाठशाला में चली जाए, स्कूल में गुरुजी के अंडर पढ़ ले कुछ, तो ठीक हो जाएगी। अब ये क्या है कि ग्रेटा दुनिया के एक कोने में है सब, यूरोप के कोने में बैठी है, ग्लोब ट्रॉटर है पर यूरोप की रहने वाली एक कोने में बैठी है। वो दिशा से बात करती है जो इंडिया के कोने में रहने वाली है। ठीक है, इनका एक पूरा वेब है।
इनको कौन सी चीजें जो मिलाती हैं हम तो नहीं जानते। हम तो टीवी पर आते हैं, हम तो ग्रेटा को नहीं जानते, ना हम जानना चाहते हैं, वो अलहदा बात है। लेकिन तो इनके लोग फिट कर रखे हैं हर जगह। अब इसमें देखिए, इन्होंने टूल किट बनाया, ग्रेटा ने ट्वीट कर दिया, गलती से ट्वीट डिलीट कर दिया अपना। उसके बाद क्या होता है कि ये लड़की व्हाट्सएप करती है, जो रिकवर्ड व्हाट्सएप ट्वीट्स हैं, सब जज के सामने जाएंगे अभी धीरे धीरे। जो चार्जशीट में सबमिट कराया, जो भी उन्होंने अपनी इंक्वायरी सबमिट करी है पुलिस ने, उन्होंने बोला साहब उसने ट्वीट डिलीट करा, जिसमें ट्वीट में उसने ये बोला कि साहब देखिए हम लोग फंस जाएंगे, तो आप इसके बारे में बातचीत ना करें। ये दिशा रवि बता रही है ग्रेटा को कि हम लोग फंसने वाले हैं इसमें। एक्ट के तहत उसने बात करी कि हम इस एक्ट के तहत फंस जाएंगे, इस कानून के तहत। तो साहब ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, और दे आर द पीपल हु आर यूज्ड। अब आप देखिए, जो किसान यूनियन खालिस्तानियों के साथ खड़ी थी, किसान नहीं खड़े थे, किसान यूनियन जो खालिस्तानियों के साथ खड़ी थी, उसने आवाज उठाई दिशा के लिए। अरे तुम्हारा क्या मतलब है टूल किट से? तुम तो किसान हो, एमएसपी के बारे में बात करो। फार्मर सुसाइड, जब हिंदुस्तान में हजारों फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया, ये किसान यूनियन चुप थी, इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब महाराष्ट्र में और जगह किसान सुसाइड करते थे, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब यूरिया को बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल करते, तब इस किसानों ने कुछ नहीं बोला। इन्होंने अभी बोला जाके, और किस में बारे में बोलना, क्योंकि ग्रेटा उससे बात कर रही है और दिशा को पकड़ के पुलिस कह रही है कि हम जेल में डाल देंगे तुम्हें। तो ये सब अचानक ये सब लोग एक्टिव, तो आप देखिए तार सबके मिले हुए हैं, और ये सब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये कर रहे हैं सर। ये बहुत एक बड़ी साजिश है यहाँ पे इंडिया में। आपने कहा कि इन सब के तार आपस में मिले हुए हैं, और यहाँ पे हम बैठे हुए कनाडा अमेरिका में देखते हैं जिस तरह यहाँ का टेलीविज़न और बड़े बड़े जो मीडिया आउटलेट्स, न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क टाइम्स तक, वो ये बातें कर रहे हैं कि दिशा रवि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को पकड़ लिया गया, फ्री स्पीच को भारत में सप्रेस कर दिया गया। तो एक तरह की जो है ना डैमेजिंग जो इमेज है भारत का, वो बना रहे हैं। और ये सब एनजीओज़ के साथ जुड़े हुए हैं। हमने एमनेस्टी इंडिया की भी वो सारी की सारी स्नीक कार्रवाइयाँ देखी इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, उसके बाद उनको बंद करना पड़ा अपना ऑपरेशन। तो ये जो एनजीओज़ का पूरा खेल है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये अब कैरियर बन चुका हुआ है। ये जो पूरे का पूरा खेल है, क्या भारत की आवाम उनके खिलाफ अब खड़ा हो रही है कि भाई आप हमारे हेल्प करने की बजाय हमें ही डैमेज क्यों कर रहे हो? सर, इन एनजीओज ने ताहिर साहब आज तक किसी की हेल्प नहीं करी। ये कवर आइडेंटिटीज हैं। मैंने तो नहीं देखा, मैं हर रोज अखबार भी पढ़ता हूं, मैंने तो नहीं देखा इन्होंने कभी किसी की हेल्प करी है। आपने एनजीओ बनाया, आपने एनजीओ में फंड्स लिए अंदर से बाहर से, और फंड्स लेने के बाद आपने अपने काम में, जहां पे आपके आकाओं ने बोला, आप उस काम पे लग गए। ये कौन सा एनजीओ है सर? इस एनजीओ ने क्या करा है? इसीलिए तो मोदी सरकार ने जब मुहिम चलाई थी कि सारे एनजीओ का देखो इनकी फंडिंग कहां से, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं साहब कैसे। दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, दिल्ली में बैठती है, इदारा एक, उसने बोल दिया कि उसने नोटिस दे दिया दिल्ली पुलिस को कि आपने दिशा रवि को कैसे पकड़ लिया। क्यों नहीं पकड़ सकते भाई दिशा रवि को? क्यों नहीं पकड़ सकते? उन्होंने बोला कि नहीं साहब आपने एक लड़की को गलत पकड़ लिया। गलत पकड़ लिया तो जज डिसाइड करेगा ना सर, ये तो जज डिसाइड करेगा। तो ये जो एनजीओज हैं, ये ऐसे ऐसे इदारे हैं जो विक्टिम प्ले करते हैं ना सर। ये इतना खतरनाक इनका विक्टिम कार्ड है कि आप कल कुछ कह दीजिए, और आपने जिसको बोला अगर वो कोई फीमेल है, चाहे उसने 10 गलतियां करी हों, तो आपके ऊपर कुछ इनके जो खास लोग हैं सर, ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और इस टाइप के लोग, ये आपके पीछे, ये पहला तो आपके ऊपर एक, जैसे वो फास्ट बॉलर बाउंसर मारता है ना सर, पहला बाउंसर आपके ऊपर गिरेगा पेट्रियार्की का सर। पहले तो आप पेट्रियार्की में बिलीव करते हैं, ये आपको पहले बोला जाएगा। दूसरा आपको बोला जाएगा आप मेल शोविनिस्ट हैं, यू आर अ वुमेन हेटर। ये ऐसी बातें करते हैं जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये कई लोग फेस करते हैं कि जब हम बात कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ये आपकी बात से कन्विंस नहीं है या आपकी बात से अग्री नहीं करते, तो आपका वीक स्पॉट ढूंढते हैं और उस वीक स्पॉट पे मारते हैं। इनका आर्ग्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है कि ताहिर असलम गोरा साहब ने ये बात बोली है, उससे कोई नहीं है। आपको बोल देंगे कि यू आर दिस थिंग, यू हेट अ पर्टिकुलर रिलीजन, यू हेट अ पर्टिकुलर जेंडर, आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये लोग ये करते हैं। इन्होंने कभी किसी का भला नहीं करा ताहिर साहब, इन्होंने कभी किसी का भला नहीं करा जी। और कितने स्ट्रांग हैं ये लोग भारत में? सर ये इंडिविजुअली स्ट्रांग नहीं है, ये अपने आप में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब पीछे से मिल जाते हैं ये लोग,
तो ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। जो हमारे लेफ्ट पार्टीज हैं, ये दीज आर द मोस्ट डेंजरस। लोग कहते हैं ना कि पीएफआई खतरनाक है और ये खतरनाक है, खालिस्तानी खतरनाक है, कश्मीरी टेररिस्ट। ये कुछ नहीं है। अगर हिंदुस्तान को खतरा है तो सबसे बड़ा खतरा सर कम्युनिस्ट से है, लेफ्ट से। दीज आर द मोस्ट डेंजरस पीपल इन इंडिया। वो तो अच्छी बात है कि इनको लगातार भारत के लोग हरा रहे हैं इलेक्शंस में। इनको पावर में बहुत कम जगह आने दिया, आप शायद केरला वेरला में ही, बाकी एक आध स्टेट में, वरना दे आर नोवेयर देयर। दीज आर द मोस्ट डेंजरस पीपल, द मोस्ट डेंजरस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये जिस मुल्क में गए इन्होंने उस मुल्क को डुबाया है। इन्होंने रशिया जैसे सुपर पावर को डुबा दिया सर। रशिया को निपटा दिया इन्होंने। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री थी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल साइज, सुपर पावर, न्यूक्लियर पावर। अमंग द टू सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, अमेरिका और यूएसएसआर दो थे। ये रशिया को ले डूबे सर। ये इनका इतिहास ऐसा है। ये क्यूबा को ले डूबे, नॉर्थ कोरिया का बेड़ा गर्क। तो ये इंडिया के साथ भी वही करना चाह रहे हैं। तो अकेले ये लोग पावरफुल नहीं है। अगर मैं बोलूं कि अकेले ये कोई एनजीओ बहुत पावरफुल है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये 15, 20, 30 एक साथ मिलके अचानक आप देखिए, एक दिशा रवि को आप अरेस्ट करते हैं, यहां पे एक फार्मर यूनियन बोलने लग गई, एक तीसरा एनजीओ वो ट्विटर पे एक्टिव हो गया, कोई डेनमार्क में एक्टिव हो गया सर। ये इस तरीके से इनके पूरे स्लीपर सेल्स हैं जो चलते हैं, पीछे से सब कनेक्टेड हैं। बस आपने पैसा डाला। वो मेले में होता था हमारे टाइम पे ना, बहुत पहले, आजकल तो नहीं होता। मेले में वो 1 रुपए का सिक्का डालते थे तो गुड्डा बोलता था सर अपने मुंह से। ये है, उसके पीछे सिक्का डाली तो गुड्डा बोलेगा सर। वो इतना बड़ा सा खड़ा रहता है, वो स्टैचू टाइप का गुड्डा, वो बोलता है। तो ये ऐसे ही है सर। ये अकेले नहीं है, लेकिन मिल जाते हैं तो दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ न्यूसेंस वैल्यू। राइट। आपने कहा कि लेफ़्ट की जो क़ुव्वतें हैं वो बहुत ही डेंजरस हैं। मुझे बहुत साल पहले पढ़ी हुई एक किताब राहुल पंडिता जी की याद आ रही है, हेलो बैक्स्टर, जिसमें उन्होंने ये सारे का सारा बताया कि किस तरह माउस बने। वो अपनी जगह पे डिबेट है, लेकिन आपने कहा कि ये आपस में कनेक्टेड हैं, अकेले भारत में इतने स्ट्रांग नहीं है, मगर जब ये इंटरनेशनल वेब जो इनका बना हुआ है, जब उसमें होते हैं तो ये नॉइसेंस क्रिएट करते हैं। तो ये जो नॉइसेंस क्रिएट होती है, इससे भारत को कितना नुकसान होता है? नुकसान है सर इंटरनेशनल लेवल पे। ये लोग इमेज पे हिट करते हैं। इनके पास कोई रियल अथॉरिटी नहीं है, ये रियल पावर नहीं है इनके पास। ये कहीं पे भी पावर की पोजीशन में नहीं है। बस ये लोग क्या करते हैं, इंडिया की क्रेडिबिलिटी हिट करते हैं। इंडिया को ऐसी जगह हिट करेंगे जहां के इंडिया की इमेज खराब हो। अब ये चाइना को तो हिट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये चाइना को क्या बोलेंगे, चाइना को फर्क नहीं पड़ता ना, वो लोग अंग्रेजी समझते हैं। अब इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी समझते हैं। तो आपने क्या करा, आपने रिहाना को पैसे दिए, राइट? रिहाना ने एक ट्वीट करा, Why is nobody talking about this? रिहाना ने एक ट्वीट करा तो बड़ा साहब दुनिया में हल्ला वल्ला हो गया। अब ताहिर साहब, मैं रिहाना से ही एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके शो के मीडियम से कि why are you no longer talking about this? तुमने एक ट्वीट करा, तुम तो बड़ी पैशनेट थी फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, इंडिया में बहुत पैशन था तुम्हें। कहां गया वो पैशन? एक ट्वीट का, बस एक लाइन का ट्वीट। रिहाना को पैसे मिले, रिहाना ने अपनी जेब में पैसे डाले, एक ट्वीट करा, कहानी खत्म हो गई। उसी तरीके से जैसे हमारे सुपरस्टार्स जाते हैं, जेएनयू में गए, एक दिया जलाया, फोटो अपॉर्चुनिटी मिली। देखिए बात यह ना, पीआर एजेंसीज हैं, पीआर एजेंसीज ने बोला कि मैडम आप जेएनयू चले जाइए, मामला गर्म है, पूरा नेशनल मीडिया वहां पे आ जाएगा, आपको फ्री की पब्लिसिटी। इसी पब्लिसिटी के लिए मैडम अगर आपको पानी है, आपको 10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, हम आपको कुछ नहीं करना, होटल से कार पकड़िए जेएनयू में, वहां पे 4-5 जो बच्चे हैं वहां पे, उनके साथ 100, 200, 500, 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आपको सिर्फ 4-5 से मिलना है, वहां पे आपको दिया जलाना है, कुछ बुड़ अपने मुंह से बोलना है, वहां पे किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, एक कंधे पे हाथ रखनी है, किसी के सर पे हाथ फेरना है, कहानी खत्म। 10 करोड़ की पब्लिसिटी 5 मिनट में। दैट इज व्हाट दे डू। तो ये स्टार्स भी इसी बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि लालच होता है, पब्लिसिटी इनका गेम ही पब्लिक आएगा सर, है ना। और ये जो बाकी लोग हैं, दिस इज व्हाट दे डू। आप किसी को भी देख लीजिए, मैंने पिछली बार भी यही बात बोली थी, अचानक एक दिन शाहीन बाग खत्म हो जाता है सर। फार्मर प्रोटेस्ट अचानक चला गया, पता नहीं कहां पे। जो कल तक ऐसा लग रहा था कि साहब पूरा मतलब इंडिया को खा जाएगा, जबकि थे वो दिल्ली में ही, दिल्ली यूपी, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे थे। ये ऐसे पोर्ट्रे कर रहे थे सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे कि साहब अब पूरा इंडिया में आग लग जाएगी और ये हो जाएगा। अब फार्मर ही नहीं है वहां पे। आज सुबह की रिपोर्ट है, सिंगू बॉर्डर जो है साहब, सिंगू बॉर्डर में जहां पे 5000 फार्मर थे, वहां 50 बाकी हैं या 100 होंगे। लोग चले गए अपने, पैसा बंद हो गया। इसलिए साहब मैंने बोला था, जो मैं आपसे शेयर कर रहा था रिकॉर्डिंग से पहले, ये है सर मेजर गौरव आर्याज फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोटेस्ट। मैं बाकी 2 लॉ और लिखूंगा, जैसे न्यूटन के 3 लॉ हैं,
मेरे भी 3 लॉ होंगे सर, पर पहला लॉ ऑफ प्रोटेस्ट मैं बताता हूं. द फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोटेस्ट ताहिर साहब इज द इंटेंसिटी ऑफ एनी प्रोटेस्ट is directly proportional to the number of TV cameras covering that protest. Absolutely. जब तक सर वहां पे टीवी कैमरास हैं और जितने हैं उतना प्रोटेस्ट होगा. अब वहां पे मीडिया नहीं जा रहा वहां पे, क्योंकि मीडिया सर टूल किट में लग गया. फिर अपना वो उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट हो गया था, उसमें लग गया मीडिया वहां से हट गया. जैसे ही मीडिया हटा, इन लोगों ने बोला यार अभी तो कवरेज नहीं है, हाथ झाड़े सब चले गए वापस. जो लोग कह रहे थे कि साहब मरते दम तक, शाहीन बाग में तो यही वर्ड यूज कर रहे थे ताहिर साहब कि हम लोग मर जाएंगे, कयामत के दिन तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, फलाना ढिमका. कहां गई कयामत, कहां गया दिन, क्या हुआ? सब गायब. शाहीन बाग में ट्रैफिक चल रहा है, सब लोग भूल गए शाहीन बाग. तो ये जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पंचांग होता है हिंदुओं में ना, एक कैलेंडर होता है सर, रिलीजियस कैलेंडर की कौन सा त्योहार, क्योंकि त्योहार हमारे यहाँ हजारों त्योहार होते हैं, आते रहते हैं. तो बोला कि साहब इस दिन बैसाखी होगी, साहब इस दिन होली होगी, इस दिन दिवाली होगी, इस दिन पोंगल होगी, इस दिन ये होगा वो होगा. तो 50 त्योहार साल के, वो पंचांग, इनका एक प्रोटेस्ट का एक पंचांग है कि इस दिन हम ये करेंगे, इस दिन वो करेंगे. अब आप देखिएगा कल अगर हो जाए कि जो बाइडेन इंडिया आ रहा है, जो कि अपने 4 साल अपने टेन्योर में एक आध बार इंडिया जरूर आएगा, ऐसा दौर चला आ रहा है कि लोग आते हैं इंडिया, अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा. फिर आप देखिएगा जैसे ही पता लगेगा कोई ना कोई मुद्दे पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, हल्ला करना शुरू. और जिस दिन बाइडेन अपना जहाज पकड़ के जाएगा, सेम डे खत्म, बोरिया बिस्तर आउट, टेंट वेंट बिरयानी के डेग सब खत्म, लोग वापस अपने घर. ये सबके सामने पर्दाफाश हो चुका है इनका ताहिर साहब. आपने कहा कि इनका पर्दाफाश हो चुका है. आपने पीछे कहा कि चाइना के खिलाफ ये बात नहीं करते. मुझे तो यूँ लगता है कि चाइना भी इनके पीछे है, नंबर 1. नंबर 2, चाइना में जिस तरह की ग्रॉस ह्यूमन राइट्स की एब्यूज़ हैं, इसके बारे में तो कभी ये बात ही नहीं करते. तो इससे तो मुझे यही यानी शक ही नहीं, यकीन होता है कि इनके पीछे चाइना भी है, जहाँ और भी फोर्सेस हैं. आप कैसे देखते हैं इसको? ताहिर साहब बिल्कुल ठीक बात है. देखिए आप ये देखिए कि जब जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो खालिस्तानी है, वो लिखता है शी जिनपिंग को चिट्ठी की जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं गलवान के वाकये में, राइट? पन्नू है कौन? पन्नू को जानता कौन है? मैंने तो तब सुना जब उसने शी जिनपिंग को चिट्ठी लिखी, तब मुझे पता लगा कि ऐसा बंदा कोई जिंदा एग्जिस्ट भी करता है. मुझे तो पता ही नहीं था कौन है वो. तो ये आप देखिए ना, ये होता क्या है पीछे से. पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है ये सब करने के लिए. भैया फार्मर प्रोटेस्ट या जो भी आप करवाएंगे कुछ भी, ठीक है, फार्मर के कुछ जो एहतजाज बिल्कुल करें ना, वो लोग प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल उनका कॉन्स्टिट्यूशन हक है, लेकिन हर प्रोटेस्ट में पैसा लगता है. वो BMW वाले फार्मर, जो ऑडी वाले फार्मर थे, मर्सिडीज वाले फार्मर थे, वो कहां चले गए? अचानक क्या हो गया उनको? वो क्यों नहीं दिख रहे? जो पिज्जा खा रहे थे, आपको याद है लोगों ने बोला साहब क्या फार्मर जब जहर खाता था तो आपने नहीं बोला, अब पिज्जा खा रहा है तो आप बड़ा. वो बड़े बड़े लोगों ने, और दिलजीत दोसांझ करके भी एक्टर अच्छा है वो बेचारा, पर ये एक्टर क्या है कि अब पता है खुद, when these actors get into commenting in politics na, on politics, then they make sometimes, not all of them, there are some very intelligent actors who are in politics in India, and I am a huge fan and this thing, but many of them they make a fool of themselves when they give political comment. तो पता लगता है कि इनकी नॉलेज बड़ी शैलो है. तो ये लोग आए साहब, ये लोग अपना कमेंट करके चले गए. अब वो कहाँ है वो फार्मर गायब हो गए सब. तो चाइना का तो हाथ डेफिनेटली है, क्योंकि फंड चाइना करेगा, पाकिस्तान तो फंड कर नहीं सकता. पाकिस्तान डज नॉट हैव मनी, चाइना फंड करता है थ्रू पाकिस्तान. पाकिस्तान देता है पैसे खालिस्तानियों को, और खालिस्तानी भी बड़े मजेदार लोग हैं साहब. मैं तो बड़ा, मुझे अच्छा लगा. खालिस्तानी ने खूब मजे करे सर, खूब पिज्जे खाए, ऑडी शॉडी में खूब पंजाबी सॉन्ग सुने, अपने गदर मचाया यहाँ पे लाल किले पे, और जब पुलिस की लाठियां मिली तो गायब बिल्कुल. अब वहां पे देखिए 27 तारीख की सुबह से 9 खालिस्तानी, सारे खालिस्तानी गायब हो गए. 27 तारीख की सुबह से एक भी खालिस्तानी नहीं है. अब आप बताइए, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट यू कैन डू. आप वो है ताहिर साहब ऐसा. तो देयर इज दिस होल एनाटॉमी ऑफ अ प्रोटेस्ट व्हिच टेक्स प्लेस. आपने कहा कि खालिस्तानी भी गायब हो गए 27 जनवरी से. हमने देखा एक स्टेज लगता है, और जब स्टेज का काम पूरा हो जाता है और आगे स्टेज नहीं चलता तो वो ख़त्म हो जाता है. लेकिन आज ही हम ये भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि जी दिशा रवि का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोका जा रहा है, ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और मुझे भी कहीं अरेस्ट ना कर लिया जाए अगर ये मैं बात कर रहा हूँ. मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिशियन हैं, पोलिटिसाइज़ करेंगे, उनका अपना एक नैरेटिव होता है, लेकिन
पार्लियामेंट के अंदर तो वाकई वो इतनी स्ट्रेंथ में नहीं है, बाहर वो इस तरह की बात करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पिक करता है। तो जो भारत के इस तरह के अपोजिशन के लीडर्स हैं वो क्यों नहीं समझ पाते कि कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए? हमें बताइए इस सिलसिला में। सर, ऐसा होता है जब 50-60 साल तक आप इक्तदार में हों, आप पावर में हों, सर, अचानक आपसे वो पावर छीन लेता है कोई, तो ये सदमा झेलना सबकी बात नहीं है ताहिर साहब, सबके बस की बात नहीं है सदमा जी। ये बहुत बड़ा सदमा लगा है कांग्रेस को। जो राहुल गांधी सदमे में फिर आदमी उल्टी सीधी बातें करता है। अब देखिए, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं। राहुल गांधी ने बोला कि साहब राफेल की डील में 30,000 करोड़ अंबानी को दे दिए, खूब जोर शोर से। अब वो नाम ही नहीं ले रहे राफेल का। इलेक्शन से पहले कह रहे थे, 2019 में फिर मोदी आ गए, थंपिंग मेजोरिटी से आ गए, लोगों को पता लग गया झूठ बोल रहे हैं। अब इन्होंने बोला कि 1500 किलोमीटर की जमीन जो है वो चीनी ले गए। अब चीनी वापस चले गए। चीनी अंदर कभी नहीं आए थे, बट जो फॉरवर्ड पोस्चर लिया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइनीज ने, अब चाइनीज पीछे चले गए। अब अचानक उस पर बात करना इन्होंने बंद कर दी। तो इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, ये कोई सस्टेन्ड। मेरी राहुल गांधी, देखिए, ऑपोजिशन होनी चाहिए, जबरदस्त ऑपोजिशन होनी चाहिए जो एक लगाम रखे सरकार पे, सवाल पूछे। लेकिन मुझे नहीं लगता साहब कि राहुल गांधी वो ऑपोजिशन है, बिकॉज the man is not intelligent. I do not mean to insult him, and I'm sure he's a good human being. I'm sure वो अच्छे इंसान है, लेकिन he's not a very bright man. He does not come across as a very well spoken and a bright man. उनको जो लोग बोल देते हैं, तो राहुल जी वो बात बोल देते हैं सबके सामने, वही चीज। जिसमें मेजर गौरव आर्या जी जो हैं वो ताहिर गोरा जो हैं, सो उनसे बात कर रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे अबाउट वो सारी चीज़ें जो कि आजकल हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ मुझे जो समझ आई है, इससे प्रीवियस वीडियो भी हमने देखी थी उनकी, जो डिफेंसिव ऑफेंस पे है, तो उसमें इन्होंने इसी टॉपिक पे ज़्यादातर बात की है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो बेसिकली बॉलीवुड के लोग हैं, बॉलीवुड के लोग इनको इतना ज़्यादा फेम देते हैं, इनको बुलाते हैं, जैसे कि जैजी भी हो गए, वो लोग आते हैं, और भी लोग जो हैं वो आते हैं, उनको सॉन्ग्स मिलते हैं, वो पैसा अर्न करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अर्न करने के लिए, मतलब उनको पैसे भी यहीं से ही मिल रहा है, उसी कंट्री के खिलाफ जो है ये प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इस पे इनको जो है वो बॉलीवुड को सॉन्ग्स नहीं देने चाहिए इन लोगों को, और बल्कि उन लोगों को दे जो इसके हकदार हैं बेसिकली, क्योंकि अर्निंग भी ये यहीं से करते हैं और फिर प्रोपेगेंडा भी यहीं पर ही करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये जो होते हैं डोनेशंस वगैरह वाला सिस्टम होता है, इसमें लोग क्या करते हैं कि ये डोनेशन तो ले लेते हैं उन लोगों के हक में जो कि हमारे आसपास जो गरीब लोग होते हैं उनकी और नीड्स की चीज़ें दिखाकर ये अपना जो है वो डोनेशन कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद करते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो लोग आगे नहीं, वो उन तक नहीं पहुंचाते जिनके लिए वो डोनेशन बेसिकली आया होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और डोनेशन जो है वो बेसिकली ये अपने ही अकाउंट को भर रहे होते हैं। तो अब ये बात रियलिटी है। अब इसको हम किसान आंदोलन से मिलाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि वो जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इस तरह की नेगेटिविटी शो करने की कोशिश कर रहे हैं और एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। 26 जनवरी का जो प्रोपेगेंडा इन्होंने बनाया था, जो कि एक अजीब सा करके दिखाया इन्होंने, और जैसे कि मेजर साहब ने भी कहा है कि ये लोग सिर्फ तभी सामने आते हैं जैसे वो बरसात में कीड़े बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो सेम यही वो इनका जो काम है वही है कि ये लोग बरसाती कीड़ों की तरह हैं। जब इनको पता चलता है कि अब इंटरनेशनल मीडिया आ गई है, अभी हमें यहाँ पर फेम मिलेगा और साथ में हमें पैसा मिलेगा, तो यार वो लोग आते हैं और अपना जो है आते हैं और गायब हो जाते हैं। अब जैसे उनको देख लें, जो राहुल गांधी हैं उर्फ पप्पू, तो उनको कह रहे हैं कि जो है पहले वो जब भी नया के इशू होता है तो उस पर ये उठा देते हैं प्रोपेगेंडा। फिर उसके बाद इनको लगता है कि ये सॉर्ट आउट हो गया, जैसे कि चाइना का इशू था, वो सॉर्ट आउट हुआ तो उसके बाद उनका मतलब ट्वीट आना ही बंद हो गया।
तो फिर उसके बाद इनको और कोई किसान आंदोलन का इश्यू स्टार्ट हुआ, तो किसान आंदोलन का इन्होंने बोला कि उस पर सारा इतना ट्वीट्स पे ट्वीट्स और इवन दो मीडिया में लगे रहते थे, लेकिन वही हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद जब किसान आंदोलन ठंडा हुआ मामला, तो उसके बाद वो भी गायब हो गए। तो इस तरह की हमें चीज़ें दिखने को मिलती हैं। जब चीज़ ट्रेंड में आ जाती है तो लोग उसको मतलब कि पकड़ के खींच के रखते हैं, जैसे लोग जो हैं वो व्यूज़ के लिए बेसिकली कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मली डेज में देखने को मिलती हैं। तो खैर अब क्या कह सकते हैं, कांग्रेस ने तो शुरू से ही कुछ किया नहीं है, बल्कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सरदार पटेल जी जो हैं उनको हटा, उनकी जगह इन्होंने नेहरू को लाकर खड़ा कर दिया, जबकि वो पब्लिक जो है, आम जनता चाहती थी कि वो जीते, जो है सरदार पटेल जी आगे आए, लेकिन उन्होंने नेहरू को गांधी ने लाकर खड़ा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। कांग्रेस ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो खैर नेहरू को लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया, और जबकि सुभाष चंद्र बोस जी की इतनी मेहनत थी और उन्होंने इतना सबको इकट्ठा करके रखा, आज़ाद करवाया भारत को, और उसके बाद उनका नाम कहीं पर नज़र ही नहीं आता, जबकि गांधी जी को इतना हाईलाइट कर दिया गया, जबकि उन्हीं की वजह से उनको अकेले में इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी थी सुभाष चंद्र बोस को। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको उसकी वजह से फेस करनी पड़ी, जबकि ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि सरदार पटेल जी जो हैं उन्होंने इतनी अपनी दिमाग से और अपनी जहानियत से अपनी पूरी कंट्री को जो है वो एक मुट्ठी में बनाकर रखा, मतलब कि उनको सेपरेट नहीं होने दिया, वरना इतनी सारी स्टेट्स हैं तो कहाँ कहाँ लोग वीज़े लेकर जा रहे होते हैं। तो अब वही बात है कि उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये टूटने से बची हैं। सो आई होप कि आने वाले वक्त में भी सब ऐसा ही होगा। और अब तो मुझे बिलीव है कि अब तो पार्टी ऐसी आ गई, ये बीजेपी की पार्टी है, तो वो लोग कभी इनको सेपरेट, अब इस तरह का कुछ होने वाला नहीं है। 1947 जो है वो अब जा चुका, अब वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा, वो मुझे पता है। और क्योंकि वो वक्त अलग था, तब कांग्रेस थी, अब जो है अब बीजेपी है, तो अब नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और ये जो रिहाना, ग्रेटा और ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस इशू को हाईलाइट कर दिया गया। तो ये लोग पेमेंट लेते हैं या फिर नहीं, ये तो मुझे पहले नहीं पता था, अब पता चल रहा है कि ये लोग पेमेंट भी लेते हैं इन चीज़ों की। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को अब खुद डर लग रहा है कि अब हमने ये पंगा तो ले लिया है, तो अब आगे जाके हम लोग करेंगे क्या। जाहिर सी बात है, अब गवर्नमेंट भी पीछे पड़ गई है कि भाई तुम लोगों का क्या लेना देना इन मामलात में, तुम क्यों इसमें, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी इनके पीछे पड़ गई है कि तुम लोगों का क्या लेना देना है, तुम लोग इसमें इस मामले को क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हो, अपने काम से काम रखो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब वो लोग खुद भी डर रहे हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें। और आई डोंट नो कि उन लोगों का भी क्या होने वाला है। और अच्छा, मुझे ये भी पता नहीं था कि वो अरेस्ट हो चुकी है, ग्रेटा जो है, और अब मुझे पता चला कि वो अरेस्ट हुई है। सो खैर सज़ा तो मिलनी चाहिए अगर गलती की है तो। वेल, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और मुझे भी अच्छी लगी है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी। और ये हमारा पार्ट 1 था, तो अगर पार्ट 2 कहेंगे तो उसको भी हम देख लेंगे और फिर उस पर भी रिएक्शन देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा फिरज़ादा, बाय बाय।